नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे की सियासत में आखिर वो दिन आ ही गया जिसका प्रदेश की जनता मुद्दतों से इंतजार कर रही थी। मरुधरा में सियासी उठापटक खत्म हुई, कयासों और अटकलों का दौर थम गया। सरकार गिराने की साजिशों ने दम तोड़ दिया। सरकार ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पारित करवा लिया। विपक्ष एक बार फिर मायूस हो गया। कांग्रेस का कुनबा फिर से एक हो गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जीत गया और षड्यंत्र हार गया। विधानसभा में ध्वनि मत से यह साबित कर दिया कि सूबे की सियासत में गहलोत का कोई सानी नहीं है। जादूगर की जादूगरी का कोई तोड़ नहीं है। गहलोत के रहते विरोधियों के मंसूबों में इतना दमखम नहीं है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की कहानी राजस्थान में दोहरा सके। कुल मिलाकर पिछले 34 दिनों से प्रदेश में जारी सियासी संग्राम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विजेता साबित हो गए और हर बार की तरह बन गए अजय गहलोत। 124 की धारा आप पे भी लगाते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी धारा 124। वाह भैया एसओ जी। जिस रूप में बहस हुई है उससे आपको मालूम पड़ गया कि विपक्ष के पास कहना कुछ था ही नहीं। एक्सपोज हुआ विपक्ष बीजेपी। समय की मियाद का तो पता नहीं, लेकिन यदि 5 साल में भी जब जनता के बीच में जाएगी तो बहुत सारे सवाल जनता के समक्ष खड़े होंगे। सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। धन बल, बाहुबल और सत्ता बल की राजनीति की हार है। अपने 75 लोगों पे भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने डिवीजन की मांग नहीं की। सरकार गिराने के मंसूबे खा गए मात। सदन में फिर मजबूत हो गया हाथ। कांग्रेस के कुनबे की पूरी हो गई आस। हार गई साजिशें, जीत गया विश्वास। तो क्या मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए हैं अजय गहलोत? बिग फाइट में बहस आज इस अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामनारायण जी आपसे ही करते हैं। संयम लोढ़ा जी, रामनारायण जी, बहुत लंबा वक्त है बाड़ेबंदी में रुकना पड़ा और आज काफी अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप लोग जब आज आप घर पहुंच चुके हैं। रामनारायण जी, सवाल यही कि लगातार आप लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र को बचाने की कवायद आप लोगों की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस से एकजुट है, और आज ये साबित भी हो गया जब ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हुआ। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि और चैनल्स और मीडिया जो बाड़ेबंदी की बात करते, कृपा करके आपके चैनल में बाड़ाबंदी शब्द को आप हटा दीजिए। बाड़ाबंदी कतई नहीं था, किसी भी तरह से नहीं था। हम सब लोग अपनी मर्जी से आए गए, बैठे, घर गए, परिवार के सब लोग थे। सवाल ये था कि प्रजातंत्र को बचाने के लिए और प्रजातंत्र को खत्म करने वाले जातिगत विद्वेष नहीं फैलाते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपहरण नहीं करते। जिस प्रकार से देखे विधायकों को बाहर रखा गया, जिस प्रकार से गुजरात में हुआ, जिस प्रकार से गोवा में हुआ, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हुआ, उन साजिशों को जो पूंजीपतियों के सहारे, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान है कि भाजपा पूरी तरह से दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है और पैसे के आधार पर खेल करती है। आज सदन में भी आया कि 500 करोड़ रुपया कहाँ गया, दिल्ली में आलीशान दफ्तर बनाया। तो जिस प्रकार से आज की तारीख में समाजवाद को दरकिनार कर दिया गया, बेरोजगारी फैल रही है और पूंजीपति जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उसकी वेल्थ बढ़ रही है, उसका सब कुछ बढ़ रहा है, और गरीब आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही है, वो भूखे मर रहा है। गरीब आदमी सड़क में चल रहा है। ठीक है, और दिल्ली सरकार उम्मीद करते हैं। देखिए आज विधानसभा में कार्रवाई के दौरान बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए, ये नजर आया, लेकिन सवाल इस पर भी करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी और अहम खबर आ रही है, सदन में भाजपा ने क्यों नहीं मांगा डिवीजन, जबकि कई बार छोटे छोटे बिलों में ही डिवीजन मांग लिया जाता है। अब जानबूझकर सूत्रों के हवाले से, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सिद्दी कुमारी को बुलाने के लिए सुबह से लगातार कॉल किए जा रहे थे। पूरे 75 विधायक सदन में हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन 1 बजे अचानक भाजपा की स्थिति बदल गई।
4 भाजपा विधायक सदन से नदारद हो गए थे। गौतम लाल मीणा, कैलाश मीणा, गोपीचंद मीणा और हरेंद्र नीनामा थे नदारद। चारों के चारों ही उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन इन चर्चाओं पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बयान दिया है कि हमारे सभी विधायक सदन में मौजूद थे। कांग्रेस के दोनों खेमे थे एक और इसलिए नहीं मांगा डिवीजन। लेकिन 1 बजे बाद विधायक नहीं दिखे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये राजेंद्र राठौर ने कहा। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि मेरी जानकारी में ये नहीं है, लेकिन हमने डिवीजन इसलिए नहीं मांगा क्योंकि हमारे पास संख्या थी सिर्फ 75। बार बार 75 होने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर 4 विधायक नदारद थे। और ऐसे में सवाल भी उठता है, सवाल जब बार बार बीजेपी कांग्रेस को लेकर उठा रही थी और जब प्रस्ताव लाने की बात कही गई थी और इसके बाद साफ इनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि रामलाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। रामलाल जी, क्या वजह थी कि चारों विधायक मौजूद नहीं थे वहां पर? 75 की ही विधायक वहां पर थे, बार बार कह रहे, लेकिन इसके बावजूद 4 नदारद थे। कहां चले गए थे सभी? श्वेता जी, 75 विधायक विधानसभा के अंदर मौजूद थे। हाँ। और उस समय जिस तरीके का ये नई चीज निकाल के लाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक सदन के अंदर मौजूद नहीं थे, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सारे के सारे 75 विधायक विधानसभा के अंदर मौजूद थे। ये हो सकता है कि नापक्ष लॉबी के अंदर उस समय बैठे हो जिस समय बहस चल रही हो। रही बात डिवीजन मांगने की, आप आरोप लगा रहे हो कि साहब भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर डिवीजन मांगती है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर डिवीजन मांगती है, लेकिन डिवीजन तब मांगती है जब सदन के अंदर कांग्रेस के सदस्यों की संख्या नहीं रहती है। आज कांग्रेस के सभी सदस्यों की पूरी संख्या थी और पूरी संख्या होने के नाते डिवीजन मांगने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। दूसरी बात, रामनारायण जी कह रहे थे कि साहब आपने पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। हाँ बिल्कुल, हमारे कल विधायक दल की बैठक हुई थी, उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हमने कही थी। लेकिन जब हमारी विधायक दल की बैठक के बाद में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई, उस विधायक दल की बैठक के अंदर कांग्रेस ने कहा कि हम विश्वास मत लेके आएंगे। और जब विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के अंदर यह है कि जब स्पीकर के सामने अगर दोनों ही प्रकार के प्रस्ताव विचाराधीन रहते हैं, सिर्फ यही वजह थी, स्पीकर सिर्फ विश्वास प्रस्ताव को ही सहमति देते हैं। तो जब विश्वास प्रस्ताव को सहमति स्पीकर के द्वारा दी जानी सुनिश्चित थी, वो तो हमारा अविश्वास प्रस्ताव रिजेक्ट होता। और दोनों का कल्चर एक ही है, दोनों ही उस भावनाओं को उजागर करने के लिए कि सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है। और श्वेता जी, तीसरी बात यह है कि जो लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आ रही थी, आपके पास तो नंबर गेन भी नहीं था। हम इस अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आना चाह रहे थे कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह और आपसी फूट का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये ठीकरा फोड़ना चाह रहे थे। जनता को पता चले कि 32 दिन के अंदर जो राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन थी। आपसी फूट का नतीजा, आपसी तालमेल का अभाव था, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। ठीक है, लेकिन जब ये सब एकजुट हो गए, एक साथ आगे, इसके बाद भी तो बीजेपी लगातार सवाल उठे थे। इसके बाद आप लोग कह रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे क्योंकि हमें यकीन है कि ज्यादा दिन साथ नहीं रहने वाले, फिर से ऐसी स्थिति बनी। श्वेता जी, हम इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बहस कर रहे थे कि 2 दिन तक बहस चले, सभी विधायक अपनी अपनी बात कहे। कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही थी, अब मैं कांग्रेस के मान्य सदस्य जो है रामनारायण जी मीणा, इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया, लालच दिया, पैसे दिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे साहब पहली किस्त भी दे दी। तो भैया विधानसभा के अंदर आप लिस्ट तो जारी करो कि किस किस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी से कितने पैसे लिए हैं, किसने दिए हैं, किसने लिए हैं, कितने दिए हैं, वापिस लौटाए कि नहीं लौटाए, ये तो बताओ। इस तरीके से आरोप लगाने से चलिए ठीक है, यानी आने वाले वक्त में आप इसकी तह तक जाएंगे। आरोप तो बहुत लगे, आप लोग का कहना है ये ऐसी मूवी थी जिसके जनता को पता चलना चाहिए। और आज जैसे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने कही ये बात, हाँ, संयम लोढ़ा जी भी हमारे साथ हैं। आपके पास एजेंसी है, हमारे को जेल की सलाखों के पीछे डालो ना। ठीक है रामलाल जी, संयम लोढ़ा जी भी हमारे साथ हैं, निर्दलीय विधायक हैं। संयम जी, ये 32 दिन करीब जिस तरह से होटल में रहे, बाड़ेबंदी का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि रामनारायण जी को ऑब्जेक्शन है, कांग्रेस भी कहती कि हमारी बाड़ेबंदी नहीं, हम सब एकजुट थे। लेकिन एक बात जरूर थी, इन 32 दिनों में लगातार आप संपर्क में रहे, लगातार आप डिबेट में शामिल होते रहे, लगातार जो सवाल उठ रहे थे उसको लेकर आपने जवाब भी दिया। और आप बार बार शुरुआती दिनों से एक ही बात कह रहे थे कि जीत हमारी होगी, सरकार को कोई खतरा नहीं है, एकजुट हम रहेंगे। लेकिन तब उस वक्त जब बागी विधायक अलग थे, अब जबकि आपका परिवार पूरा एक हो चुका है, सब साथ हो चुके हैं, और बीजेपी की तरफ से बार बार एक आरोप लगाया जा रहा था, ये ऐसी पिक्चर थी जिसके निर्माता भी कांग्रेस, निर्देशक भी, एक्टर भी, स्क्रिप्टिंग भी, सब कुछ आप ही लोगों की तैयारी थी। और आज भी उनका यही कहना है, रामलाल जी क्योंकि हमारे साथ आप सुन भी रहे होंगे, कि जितने आरोप लगाए अब जरा उसका खुलासा भी किया जाए। देखिए श्वेता जी, लोग रोटी खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। पूरे देश को मालूम है भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में क्या किया है, कर्नाटक में क्या किया है, मध्य प्रदेश में क्या किया है, महाराष्ट्र में किस तरीके से किया था, और राजस्थान में भी ये लगातार। मुझे सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास 72 सीटें ही थी, तब राज्यसभा के चुनाव में चौथा कैंडिडेट आप किस आधार पर लाए थे? आप तो तब से ही षड्यंत्र के अंदर लगे हुए थे।
और ये तो अशोक गहलोत की बहुत दूरदृष्टि है कि उन्होंने इस षड्यंत्रों को भाप करके तत्परता से सारी किलेबंदी की, और जो ये 2-4 विधेयक और तोड़ना चाह रहे थे उनका वो षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। तो आज हम राजस्थान में सुकून के साथ है, और राजस्थान में ये सरकार सर्वाइव कर गई, नहीं तो इस सरकार को तो जाना ही था। जी ठीक है, लेकिन अदिति एक अहम सवाल और एक अहम जानकारी, जिस तरह से अभी हमने वो खबर भी ब्रेक की, 4 विधायकों की मौजूदगी वहां पर नहीं थी, नदारद थे 4 विधायक। बाद में जानकारी मिली उनके फोन भी स्विच ऑफ थे, और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी बड़े नेता के कहने पर ऐसा हुआ, ये हुआ क्या था, क्या जानकारी इससे लेकर मिली, क्योंकि दिल्ली तक तार जुड़े हुए ऐसा माना जाए। सारी चीजों की बात यह है कि कल जब सीएलपी की बैठक होती है बीजेपी कार्यालय में, तब भी चाहे टिड्डी हो या तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, और अंत में ये कहा गया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कई ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कई ऐसे दिग्गज नेताओं को ये सवाल था कि अंत में क्यों बताया गया और अचानक क्यों बताया गया। लेकिन अब आज ये होता है कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, तो ये अपने आप में एक सवाल है। सिद्धि कुमारी कल भी नहीं आई थी, पता पहले भी था, कल वो सीएलपी की बैठक में भी नहीं थी। आज जब 4 विधायक नहीं थे वहां पर, नदारद थे, जिनके 100 कारण थे, बताया जा रहा था कि कोई सतीश पूनिया जी को बता के नहीं आया, तमाम चीजें थी, लेकिन ऐसा दिन जहां पर राजस्थान में सियासी उठापटक इतनी तेजी से है, और खास तौर पे पिछले जो 35 दिन थे, उसमें अगर विधायक, उस राज्य के विधायक वहां पर नहीं पहुंचते सदन में, और वो भी उस दिन जिस दिन विश्वास मत है या अविश्वास प्रस्ताव पार्टी रखना चाह रही है, उस दिन अगर वो 4 विधायक नहीं होते, तो एक बड़ा सवाल है। और फिर जाहिर तौर पे प्रश्न उठते हैं कि क्या यही वजह थी कि अविश्वास प्रस्ताव अंत में वापस लिया गया? क्योंकि कल आज सुबह तक ये सवाल था कि क्यों, जब नंबर नहीं जुटा पाएगी बीजेपी या बैकफुट पे नहीं ला पाएगी अब कांग्रेस को, जबकि सचिन पायलट ने अपना जहाज वापस कांग्रेस की तरफ मोड़ लिया था, तस्वीर सबको साथ थी, तो फिर ये सब क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? उसके लिए तमाम तरीके की बहस थी कि भाई हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम चर्चा कराना चाहते हैं, हम जो फेलियर हुए, जो एक्सीडेंट हुआ, जो रेप हुआ, या तमाम तरीके की जो घटनाक्रम हुए जब पूरी कांग्रेस के विधायक जो है होटल में थे, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। तो अभी भी ये सवाल उठता है, रामलाल जी मेरे साथ हैं, कि वो नहीं मान रहे इस बात को, लेकिन फिर भी नहीं थे क्योंकि हम ये बात तथ्यों के साथ कह रहे हैं कि ये 4 विधायक वहां नहीं थे। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, लेकिन ऐसे दिन जहां पे अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव रखा जाना है, जहां पे विपक्ष को पक्ष को बैकफुट पे लाना है, उस दिन अगर आपके 4 विधायक नहीं मौजूद थे, जिसमें ये आपने एक बड़े नेता का कही कि उसमें ये भी जोड़ा जा रहा है कि वसुंधरा जी के लोग थे क्या, तो तमाम तरह के सवाल इसमें। बिल्कुल रामलाल जी, देखिए अभी आपने कहा कि सभी मौजूदगी थी, हम 75 विधायक थे, लेकिन सिद्धि कुमारी कल भी नहीं थी, आज भी मौजूद नहीं थी। रीजन जो भी हो जाने का उनका, और 4 जो विधायक जिनका कहा जा रहा है, आप भले ही नहीं मान रहे, ये बाद में चीजें कही जा रही, क्यों कल तक? क्योंकि आपने कहा कि एक दिन पहले रणनीति बदली जाती है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, राइट है, और आप लोग ऐसा चाहते हैं, हमारी रणनीति है। कल भी हम चर्चा इसी बात को लेकर, आपके बीजेपी से ही विधायक मौजूद थे, अचानक इसे बदल देना बिना सोचे समझे, बीजेपी कुछ ऐसे बड़े फैसले लेती भी नहीं है, और अगर लेती है तो ऐसे टालती भी नहीं है। देखिए श्वेता जी, अभी भी मैं फिर कह रहा हूं कि आज सिद्धि कुमारी जी भी पूरे दिन सदन के अंदर थी, मौजूद रही सदन के अंदर, बाकी 4 विधायक थे, वो चारों विधायक भी सदन के अंदर मौजूद रहे। अब ये कहां से बात जनरेट की गई है कि साहब 4 विधायक नहीं थे, और इस तरीके की चर्चा आज के 4 दिन पहले से कि साहब बीजेपी के विधायकों के अंदर भी टूटन है, बीजेपी के विधायकों के अंदर भी धड़ेबाजी है, जबकि इस प्रकार की कोई भी घटना राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बीच के अंदर नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन दूसरी बात मैं श्वेता जी कह रहा हूं, फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे, लगातार आप लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही थी उन्हें तलाशने की कि कहां गए। ये तो आज का दिन था, ये पूरी 1 महीने की जो लड़ाई थी, जो कवायद जारी थी, वो आज ही के दिन के लिए थी कि 14 अगस्त का ये सत्र, तो जब सत्ता पक्ष के लिए अहम था तो विपक्ष के लिए तो और भी ज्यादा अहम हो जाता है। श्वेता जी, कहां से नाम लेकर आए हैं, कहां से किसने फोन कर लिया, किसने बता दिया कि उनके मोबाइल स्विच ऑफ थे, ये एक मेरे जिसको काल्पनिक बातें, इन काल्पनिक बातों में कतई भी सत्यता नहीं है। रही बात, फिर मैं श्वेता जी उस बात के ऊपर आऊंगा कि आपने विधायक दल की बैठक के अंदर तय किया आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आओगे, फिर आपने अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर आए? बिल्कुल, हम मैंने जो बात कही थी वो अविश्वास प्रस्ताव इस नाते कही थी कि हम डिबेट चाहते थे, और डिबेट के आधार के ऊपर राजस्थान की जनता को पता चले कि कांग्रेस के घर में आग लगी हुई थी, और कांग्रेस अपने घर की आग को बुझाने के बजाय दूसरों को इंगित करने के काम कर रही थी। ये एक्सपोज हम कांग्रेस को करना चाहते थे, जनता को बताना चाहते थे। और आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ये राजस्थान की जनता की जीत है, जनता की जीत नहीं है, आपके स्वार्थ की जीत। रामलाल जी बार-बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के घर में ही आग लगी हुई थी, और आरोप बार-बार बीजेपी पर लगाए जा रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आज भी जब जीत अशोक गहलोत की हुई, आप सब लोगों की हुई, इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने यही कहा कि ये साजिशें जो रची गई थी वो फेल हुई हैं, लेकिन रामलाल जी इस बात को नहीं मान रहे।
देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुकी है और जो लोग विचारधारा के आधार पर चलने वाले लोग हैं वो सारे इस बात से बहुत तकलीफ महसूस करते हैं कि भाई चुनी हुई सरकारों को जनता ने जब बहुमत दिया है तो उस तरह खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराने पर बहुत लोग सहमत नहीं थे। अनेक वरिष्ठ सदस्यों के भी पहले बयान आए और क्यों इस अंतर विरोधी वो कारण था कि इनको अलग अलग तरीके से विमान लाने पड़े, लोगों को ले जाने की प्लानिंग करनी पड़ी। अनेक विधायकों ने जाने से इनकार कर दिया। इनके 30 विधायकों ने इस षड्यंत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का एकीकरण तो बाद में आया है, उससे पहले इस तरह की जिस तरह की इन्होंने को प्लानिंग करनी पड़ी वो अपने आप में जाहिर करता है कि इनकी तो आंतरिक फूट पहले से थी। लेकिन संयम जी, उल्टा वसुंधरा राजे पर भी इस तरह का आरोप लगाया कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन संयम जी, क्योंकि आप लोग के सभी विधायक मौजूद थे, 123 का वहां पर आंकड़ा था और लगातार लड़ाई इसी सत्र को बुलाने को लेकर भी थी, लेकिन क्या बीजेपी के पूरे 75 विधायक मौजूद थे? क्योंकि 4 विधायक नदारद थे, ये जानकारी मिली और अहम खबर है, पुष्टि इसकी है, लेकिन रामलाल जी बीजेपी नहीं मान रही है इस बात की, वो हम बाद में प्रूफ ये तो पहले से ही श्वेता जी ये तो पहले से ही आशंका थी और ये तो पहले से ही कहा जा चुका था। हमारे एक राजेंद्र सिंह जी गुड़ा ने तो 4 दिन पहले ही कह दिया था कि अपने 72 विधायक विधानसभा में खड़े करके बता देना और इसलिए इन्होंने डिवीजन नहीं मांगा। ठीक है, यानी ये अंदेशा पहले से ही था, यही आप कहना चाह रहे हैं? अपने घर को ठीक करने की बात करो सीएम जी, अपने घर को संभालो, दूसरे के घरों में ताका जाके करने से आपको फायदा होने वाला नहीं है। राजस्थान में सरकार को अगर जाती या बस्ती वो सिर्फ आपके विधायकों के ऊपर डिपेंड था, तो आप अपने विधायकों के चरित्र को देखने का काम करो, बजाय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की गणना करने से बेहतर होगा आप अपने विधायकों का चरित्र देखो। आप तो वो सूची दो कि किस किस विधायक ने आपने कितने रुपए लिए हैं, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना, पहली किस्त पहुंच गई, दूसरी किस्त पहुंचने वाली है। आप तो वो सूची दो, आपके ऐसे चरित्रवान विधायक कौन कौन से थे जिन्होंने पैसे लिए हैं? चरित्र की बात कर रहे हैं। आपके तो मंत्री एकनाथ खड़से व अवैध कारोबार में लिप्त पाए गए, उनको पद छोड़ना पड़ा देवेंद्र फडणवीस की सरकार से। आपके मंत्री मध्य प्रदेश में राघव जी समलैंगिकता के अपराध में पकड़े गए, जहां पर भी सरकारें आपकी गिरी है वो आपके विधायकों की वजह से गिरी है। भारतीय जनता पार्टी की संख्या के आधार पर नहीं गिरी है, अपने विधायकों की खोट की वजह से गिरी है आपकी सरकारें। आपके विधायकों की खोट की वजह से गिरी है, उनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से गिरी है, उनके असंतोष की वजह से गिरी है। पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं गिरी, खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं गिरी है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से गिरी है, आपके निकम्मे और नकारा शब्दों की वजह से गिरी है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में बच गई रामलाल जी, राजस्थान में बच गई। और ये जब कर्नाटक की तस्वीर ऐसी बन रही थी, फिर कहा था इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का नंबर है, ये आप ही लोगों के विधायकों ने कहा था और काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उनमें। ये उसी वक्त की बात है जब कर्नाटक में सरकार बनी। यानी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश थी, अगर इनके विधायकों में अविश्वास है, भरोसा अपनी सरकार पर नहीं है, नेतृत्व में नहीं है, तो ये बीजेपी के साथ जाएंगे? रामलाल जी, श्वेता जी, एक दर्जन से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा जब फरवरी में चल रही थी उस समय असंतोष जाहिर किया था। एक से अधिक विधायकों ने बाकायदा स्थगन का जो अधिकार है वो सिर्फ प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों का है। इन्हीं के विधायक ने, भरत सिंह जी ने स्थगन लगाया बाकायदा विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। तो भैया असंतोष तो आपके विधायकों के अंदर भरा पड़ा है, बजरी को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर। आपके अभी की स्थिति में क्या कहेंगे? अभी तो सब साथ आ गए, लेकिन वो चीज भी बता दो, अशोक गहलोत जी विधानसभा के पटल के ऊपर कहते थे कि बजरी के करोड़ों रुपए कहां जाते थे। अब हम पूछ रहे हैं कि जिस होटल के अंदर आप रह के आए हो उनको कितनी माइनिंग की लीज देने का वादा करके आए हो, क्या आपको इतनी लीज देने का काम करेंगे? ठीक है अदिति, क्योंकि 4 विधायक नदारद थे, इस बात को लेकर थोड़ी हलचल बीजेपी में है, केंद्र तक ये बात पहुंची हुई है, इसकी जांच करने की बात भी कही जा रही है। और एक दूसरी तरफ अगर इस पूरे 1 महीने के घटनाक्रम को देखें तो बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के विधायक भी हमारे संपर्क में है। कई बार जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हुआ तो बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस के फेवर में बयान देते हुए नजर आए कि जो हो रहा है ये गलत है, गलत इन द सेंस की षड्यंत्र रचना, खरीद फरोख्त करना। ऐसे में क्या तोड़फोड़ की स्थिति या एक जो गतिरोध की स्थिति बीजेपी में भी है? क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री के रेस में शामिल है नेता। देखिए, पहला सवाल तो मेरा ये है कि अब जब विश्वास मत हो गया है, सरकार
फिलहाल सेफ है, तमाम चीजें हैं। तो मेरा सवाल संयम लोढ़ा जी से भी है और रामलाल जी से भी है कि आज पूरे चाहे सदन पूरा दिन विधानसभा में देखा या आज इस बहस में देखा या तमाम और निजी चैनलों के बहस में देखा, किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि अब इस 35 दिन के गतिरोध के बाद या उससे पहले जो 1.5 साल से सरकार आई है उसके पक्ष विपक्ष और इंटरनल गतिरोधों के बाद अब क्या हम प्रदेश की जनता को वो दे सके जिसकी वजह से इलेक्शन कराए जाते हैं। इस बात पे अभी भी चर्चा नहीं हो रही। उसके अलावा इतर ये सवाल है कि देखिए ताली दोनों हाथ से बचती है। आज अशोक गहलोत ने जब एक खास तौर पे जब शुरुआत की, राजेंद्र राठौड़ ने अपने उन्होंने एक बात कही कि भाई काफिला गिरा तो क्यों गिरा, और अशोक गहलोत ने उसका जवाब दिया। उस जवाब में उन्होंने सारी बात कह दी। तो सवाल यह है कि देखिए गतिरोध शुरुआत तो कांग्रेस के आपसी मतभेदों में ही थी, लेकिन उसको एनकैश किससे किया गया, यहाँ पे वो सवाल सब अपने जानते हैं क्यों किया गया, कैसे किया। हो सकता है वो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हो, कांग्रेस भी होती और बीजेपी सत्ता में होती और बीजेपी में जो गतिरोध अभी विपक्ष में है इसलिए खुलकर नहीं आ रहा, अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री की लड़ाई होती तो शायद खुलकर आ जाता। तो देखिए राजस्थान में एज अ जर्नलिस्ट मैं कहना चाहूंगी कि दुख की बात है, मैं दूसरे राज्यों की बात अभी नहीं कर रही क्योंकि मैं यहाँ की नागरिक भी हूं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में गुटबाजी भी है। और यही वजह है कि आज जो 35 दिन इस प्रदेश की जनता ने देखे हैं वो, और जो कुछ भी हुआ इस 35 दिनों में वो इन दोनों ही पक्ष विपक्ष की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आपसी गतिरोध था तो उसका इनकैश किसी और ने उठाया, उसका पूरा फायदा किसी और ने उठाया। और ये बात साफ है कि वसुंधरा राजे को उन्हीं के प्रदेश के बड़े नेता, और जैसा कहा गया कि उनके साथ में काम करे हुए नेता, ये कहते हैं कि अभी भी अगर वो 4 विधायक गायब हैं तो हो सकता है वो वसुंधरा राजे के होते, या अगर अशोक गहलोत की सरकार नहीं गिरी तो क्योंकि वो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं मिली हुई थी, या हनुमान बेनीवाल आरएलपी के अध्यक्ष जो कि केंद्र में और राज्य में दोनों तरह से बीजेपी के साथ हैं, वो ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे की वजह से तमाम चीजें हो रही है, उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी में भी गतिरोध दिख रहा है, और जिस तरीके से सचिन पायलट वापस आए हैं और जिस तेवर में वापस आए हैं और उनका भी गतिरोध साफ दिख रहा है कि ये बहुत लंबे साथ चलने वाले नजर नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पे दोनों ही पार्टियों के लिए कह रही हूँ कि अभी भी जो फॉरवर्ड लुकिंग जो एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रदेश होना चाहिए वो दोनों ही पार्टियों में अभी नजर नहीं। बिल्कुल जीत तो यहाँ पर हो गई है, जीत तो हो गई है, लेकिन आने वाला वक्त कैसा होगा, चर्चा हम इस पर भी आगे जारी रखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जो जानकारी जब तक किसी बात की पुष्टि नहीं होती, फर्स्ट इंडिया दिखाता भी नहीं है। 4 नाम, वो 4 विधायक जिनके हम अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नाम भी बता रहे थे, उनकी चेहरा भी दिखा रहे थे, वो नदारत थे। चर्चा हम इस पर भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। अजय गहलोत, चलिए इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रामलाल जी का रुख करना, रामनारायण जी का रुख करना चाहेंगे। रामनारायण जी, अब देखिए जीत तो हो गई है और अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लेकर भी नहीं आए, विश्वास प्रस्ताव जो लाया गया वो ध्वनि मत से पारित भी हो गया है। अच्छी बात है, एक सुखद कह सकते हैं 1 महीने बाद ये तस्वीर सामने आई है जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा था। लेकिन अब आगे क्या वाकई में ये विश्वास, ये साथ आने वाले 3.5 साल जारी रहेगा? लड़ाई अब कुछ नहीं है क्योंकि बीजेपी अभी भी मान रही है कि ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है, लेकिन जनता पिसती है इसमें। अब माने कि जनता के ही काम होंगे, जनता की ही सुध ली जाएगी, ना कि राजनीति में, सरकार में या आपसी द्वेष को दूर करने की कोशिश। देखिए श्वेता जी, ये तो साफ है कि भारत जो समाजवादी व्यवस्था पे चल रहा था, आपको ध्यान में एक बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा था, नेहरू जी भारत में 1:10 का रेशो अमीरी और गरीबी का होना चाहिए। कितनी तार्किक बात थी, सबने मानी। आज जिस प्रकार से पूंजीवाद बढ़ रहा है, और सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विरोध को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, ताकि वह रेलवे को बेचे कोई आवाज नहीं उठे, ताकि वह बीपीसीएल को बेचे कोई आवाज नहीं उठे, ताकि वह सरकारी संपत्ति को, पीएसयूज को, प्राइवेट आदमी को, अपने मित्रों को, जैसा राहुल गांधी ने कहा, 50 मुट्ठी भर आदमियों के कब्जे में देश है और शासकीय दल है, इसलिए वो धन बल के आधार पे। अब तो टू द पॉइंट सवाल का जवाब दे दीजिए। आने वाले वक्त में 3.5 साल सरकार सेफ है, लेकिन क्या सब साथ रहेंगे? ये कॉन्फिडेंस है कि सब साथ रहेंगे? अब किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जो पिछले 1 महीने में बनी। कांग्रेस एकजुट है, बिल्कुल एक साथ रहेंगे,
पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी, राजस्थान का विकास करेगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चाल सफल नहीं होगी, वो केंद्र से हो, कहीं से भी हो, ताकतवर से हो या पूंजीपति सेठों से हो, कांग्रेस पूरे 5 साल राज करेगी। ये आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी तरह की कोई भ्रांति किसी के मन में नहीं होना चाहिए। लेकिन रामलाल जी देखिए, बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है षड्यंत्र रचने की, खरीद फरोख्त, ये सब छोड़िए। अब सवाल जवाब, ये बहुत आरोप लगा, अगर हम उन्हीं को पकड़ के बैठेंगे तो आने वाले 3.5 साल भी ऐसे ही बीतेंगे। विपक्ष के तौर पर जो भूमिका होनी चाहिए बीजेपी की, क्या वो उसे निभाएगी, बजाय कि इनकी आपसी फूट कितनी है, कैसे सरकार गिरे, या फिर दूसरे राज्यों की तरह स्थिति राजस्थान में भी हो? एक विपक्ष जैसा होना चाहिए। बीजेपी को वैसे ही देखते हैं, अच्छा मैंडेट आपको ही मिला है, 72 विधायक कम नहीं होते। श्वेता जी, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका निभाती आई है और निभा रही है और आगे भी निभाएगी, उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जो हालात प्रदेश के बना रखे, जिन मुद्दों के आधार के ऊपर सरकार इनकी बनी है, उन मुद्दों के ऊपर 1% भी खरा नहीं उतरा। हमारी सरकार के समय जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया है। आज राजस्थान के अंदर स्टेट रोडों के ऊपर टोल वापस शुरू हो गए। भामाशाह योजना में 3 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज हुआ करता था, वो संपूर्ण बंद हो गया। निर्माण श्रमिक योजना के अंदर 55,000 रुपए लड़की की शादी में मिला करते थे, वो बंद हो गए। स्कॉलरशिप सरकार ने बंद कर दी। एक भी जगह सरकार बड़े बड़े वादे कर गई थी, गौरवपंत भारतीय जनता पार्टी के राज में बनाए, हम विकास पथ बनाएंगे। रामनारायण जी, आपकी विधानसभा में बढ़ेंगे कि विकास पथ? एक विकास पथ आप बनाए हो तो उस ग्राम पंचायत का नाम बता दो। तो क्या 1.5 साल सरकार के काम से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? जो योजना उनकी तरफ से लाई गई है, जो पुरानी योजनाओं को छोड़ दिया, एक बार जनता के बीच में भेज कर देखो, जनता ही निर्णय कर देगी इनके राज से सुल्तानपुर में चल रहा है काम। ठीक है, संयम जी देखिए, संयम डोडा जी देखिए, अब आम जन की बात की आती है, विकास की बात की जाती है, जनता परेशान हो रही। पिछले 1 महीने में बीजेपी ने ये बहुत आवाज बुलंद की, इन मांगों को उठाया, और जैसा कि अभी रामलाल जी कह रहे हैं कि जो पुरानी जितनी भी योजनाएं थी उन सबको बंद कर दिया गया। संयम जी, अब सरकार स्थिर है, सब आप लोग एक साथ हैं, जो पहले बहुत ज्यादा गतिरोध था, चीजें बिखरी हुई नजर आ रही थी, सब एकजुट हैं। लेकिन अब जरा ये बताइए कि आने वाला वक्त कैसा रहेगा, जनता के लिए कितने गंभीर आप लोग रहेंगे? और विपक्ष के तौर पर ये कह रहे हैं कि भूमिका निभा रहे, लेकिन सत्ता पक्ष के तौर पर योजनाओं को लेकर, आम जन के को जो मदद मिल सके सरकार की ओर से, उससे लेकर कितनी गंभीर रहेगी? राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग में है उसका निराकरण भी चाहती है। देखो श्वेता, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो देश की हुकूमत में है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे काबिल मित्र ये बताएं कि जो नरेगा के मटेरियल कंपोनेंट का पैसा भारत सरकार को देना है, वो दिलवाने के लिए वो भारत सरकार से मिलने कब गए? जो राजकोषीय घाटा कम करने के लिए देश के अनेक राज्यों को भारत सरकार ने पैसा दिया, राजस्थान सरकार को फूटी कौड़ी नहीं दी, वो दिलवाने के लिए ये लोग कब जाएंगे? जलदाय विभाग की योजनाओं के लिए जो रेशियो पहले 90-10 का होता था, आज वो रेशियो 50-50 कर दिया गया है। ये गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ के मंत्री बने हुए, कैबिनेट मंत्री। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां कितनी विपरीत है, श्वेता जी, ये 90-10 का जवाब मिल गया ना। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर विकास करेंगे, ये खुद के जाएंगे। तो भैया ये शपथ पत्र देके आए थे क्या? जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति का पैसा भारत सरकार को देना है, अरे भैया सुनने का मादा, अरे सुनने का मादा पूरा है संयम जी। हमने कोई शपथ पत्र दिया था कि आपकी सरकार को चलाने की गारंटी हमारी है, भारत सरकार को आपकी सरकार के लिए बजट की व्यवस्था कराने की गारंटी हमारी है। वो दिलवाने का काम कब करोगे? मैं पूछ रहा हूं, राजस्थान के अंदर फालतू का चिल्लाते रहते हो। पत्र दिया था कॉलेज की घोषणा की गई, सरकार ने कॉलेज चालू नहीं किए। लेकिन जिम्मेदारी तो होती है ना रामलाल जी। मंडियां गठित नहीं, रामलाल जी आपने कहा कि राज्य सरकार, पंचायतें नहीं बनाई। ठीक है संयम जी, आपने रामलाल जी जिम्मेदारी तो होती है ना। अगर राज्य सरकार, तालमेल की बात जो कही जाती है वो यही तो है, या फिर जनता ने गलती कर दी कि केंद्र में दूसरी सरकार को भेज दिया, राज्य में दूसरी सरकार को भेज दिया। अगर यही चलता रहा तो मदद राज्य सरकार तो केंद्र से ही लेगी। अब इसमें ये सवाल उठाना तो गलत है। जी, जनता के मत प्राप्त करने से पहले इनके अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाल देना चाहिए कि साहब हम तो विकास तभी करेंगे जब केंद्र सरकार हमें पैसा देगी, नहीं तो हम नहीं करेंगे विकास। क्यों बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे? 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफी कर देंगे, 3500 रुपए बेरोजगारों को दे देंगे, मेडिकल फैसिलिटी हम बढ़ा देंगे, किसान के काम हम करेंगे। आने वाले समय में कुछ नहीं पाओगे संयम लोढ़ा जी विधानसभा के अंदर। राजस्थान की जिस तरीके से किसानों की लाखों रुपए के वीसीआर हाथ भर रहे हो ना, आप अपने विधानसभा में जाके तो बता दो, किसान लट लेके तैयार पड़े आपका सिर फोड़ने के लिए, ध्यान रखना आप।
क्यों किसान? अब यही तो बात है। देखिए अभी तक सवाल ये उठ रहा था कि क्योंकि सरकार बाड़ेबंदी में इसलिए काम नहीं हो रहा है। रामलाल जी काम करते क्या हो? मैं क्या कह रहा हूं, आप अपनी विधानसभा में जाके तो देखो, लाखों रुपए की वीसीआर भरी हुई तैयार मिलेगी आपको, जिनकी सुनवाई का भी कोई स्थान नहीं है। भर्ती जो भर्ती इंजीनियरों ने, ठीक है, तो अब काम होंगे ना? विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, संयम जी ठीक है, केंद्र सरकार से उम्मीद यहां पर की जानी चाहिए, केंद्र सरकार से उम्मीद और मदद की बात कहते हैं, लेकिन क्या कोशिश, क्योंकि जनता तो सरकार से पूछेगी, संयम जी, जनता तो सरकार से पूछेगी, रास्ते तो आप लोगों को निकालने पड़ेंगे, भले विपक्ष आपका साथ ना दे, भले केंद्र सरकार से मदद ना मिले। श्वेता, हमने घोषणा की कि नए डिग्री कॉलेज बनाए, पंचायतें बनाएंगे, बनाई, पंचायत समितियां बनाएंगे, बनाई, नई मंडियां बनाएंगे, बनाई, नई नगर पालिकाएं बनाएंगे, बनाई, नए टाउन हॉल बनाएंगे, टाउन हॉल के टेंडर कर दिए। कौन कर्जा किसानों का माफ करने का कहा? 2014 में नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि देश के किसानों का कर्जा माफ होगा। आज भी भारत सरकार के बैंकों ने, नेशनलाइज बैंक, वादे होते हैं, देखिए यही बात है, देखिए वादे होते हैं, वो वादे पूरे करने, जवाब तो सवाल। चलिए ठीक है, देखिए अभी आंकड़ों पे नहीं जाते सर, हम मुद्दे पे रहते हैं। चलिए रामलाल जी हम मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है। अब सरकार अगर स्थिर है और आगे भी काम जनता के हित में करने हैं तो तालमेल बैठाना होगा, विपक्ष की भूमिका से विरोध करने की ही ना रहे, ये जरूर। लेकिन अदिति, बार बार देखिए एक बात सामने आती है, राज्य सरकार केंद्र पर निर्भर होती है, लेकिन जितने % भी निर्भर है उसकी मदद वो उम्मीद करती है। लेकिन अगर अभी राजस्थान के सिनेरियो में देखा जाए तो 1 महीने बहुत नुकसान हुआ है, काम कुछ हो नहीं सके हैं, क्योंकि कोशिश थी और ये जरूरत भी था कि सरकार पहले स्थिर हो, उसके बाद काम करे। अब जनता को लग रहा है कि सब समस्या खत्म है, अब चीजें होंगी। क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर होना भी गलत है, या फिर केंद्र से मदद राज्य सरकार ही ले सकती है और इसलिए उनकी ये बातें या सवाल उठाना जायज है? यार मैं संयम लोढ़ा जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि संयम जी, तमाम चीज़ें हैं, बीजेपी पे आरोप भी लगते हैं कि बीजेपी सरकार गिराने का काम कर रही थी, तमाम सारी बात हुई, इस 32-35 दिनों में भी हुई और इस 1.5 साल में भी लगातार होती रही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शुरुआती गलती तो आपसी घर की थी, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपके आला कमान ने देरी कर दी? आपके नहीं तो कांग्रेस के आला कमान ने देरी करी। जो सुलह, जो ट्वीट सचिन पायलट ने घर वापसी 11 तारीख को करने के बाद, जो 7 तारीख को अहमद पटेल से पहले दिन मिले, 10-11 को वापस लौटे, उस दिन उन्होंने रात को एक ट्वीट करा कि आई थैंक सोनिया जी, प्रियंका जी एंड राहुल जी फॉर लिसनिंग, फॉर एक्सेप्टिंग, अप्रिशिएटिंग, जो भी लिखा। तो भाई इतनी देर क्यों? और अभी भी अगर आप केंद्र से हेल्प मांगे, आप जनता की मदद तो तब कर पाएंगे जब सबसे पहले आपको सरकार को मजबूत करना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर उनको मौका मिलेगा। देखिए पॉलिटिक्स की इन जनरल बात है, तो आज भी जिस तेवर से वो 19 विधायक और खासतौर पे विश्वेंद्र सिंह की बात करें, आपके मीणा साहब की बात करें, वो अभी भी ये कहते हैं कि आगे देखिएगा सत्ता क्या होती है। सबसे पहली बात है, आला कमान के लिए मेरा सवाल है, या पूरे कांग्रेस आप एकजुट जो परिवार है उनके लिए मेरा सवाल है, और 102 विधायकों ने समय मांगा है आला कमान से कि भाई आला कमान से पूछा जाए कि इनकी आपसी सुलह बैठ के करवाएंगे या दोबारा जनता को आगे भी 3.5 साल यही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आपसी सुलह उस बॉडी लैंग्वेज में दिख नहीं रही है। मीडिया के सामने क्या हो रहा है अलग बात है, पर सचिन पायलट की वापसी में वो सुलह दिख नहीं रही है। तो अगर फिर मौका मिला तो बीजेपी फिर करेगी ऐसा। संयम जी, तो जनता का जवाब। हाँ अदिति जी, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी इन बीजेपी के मित्रों की भी कभी देख लिया करो कि इनके मुरझाए हुए चेहरे अपनी कथा खुद बयान कर रहे हैं। और मुझे ताज्जुब है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑडियो सामने आने के बाद भी आप ये प्रश्न कर रही है आंतरिक फुट की। ये साफ प्रलोभन का मामला था, साफ लालच का मामला था। आप बताइए गुजरात में 11 MLA क्यों छोड़ गए कांग्रेस के? आप बताइए मध्य प्रदेश में छोड़ के मंत्री क्यों बन गए? विधायक आपके थे, वो विधायक आपके थे, आपने उनका चरित्र देखा होगा, चरित्र देख के आपने टिकट दिया होगा। षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके बाद भी आप सवाल कांग्रेस से पूछ रही है। सवाल इन चोरों से पूछिए, प्रलोभन तब दिया जाएगा ना जब दरार होगी। सवाल इन बेईमानों से पूछिए जो काले धन के बल पर चुनी हुई सरकार को गिराने का आवेश से आपका उत्तर दे रहे हैं संयम जी। लेकिन कितनी है आपका ये आवेश, आपका उत्तर दे रहा है? चलिए संयम जी, कितनी है? ठीक है रामलाल जी। अरे मेरा आवेश तो इस बात पर है कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ठीक है संयम जी, जो इंदिरा गांधी के द्वारा हत्या हुई थी 1977 के
रामलाल जी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, रामलाल जी वक्त खत्म हो रहा है। संयम जी, आपने ये जो खरीद फरोख्त की बात की, षड्यंत्र की बात की, चलिए सब कुछ ठीक है, मुरझाए हुए चेहरे बीजेपी के ये भी मान लेते हैं, षड्यंत्र में फेल हो गए सब मान लेते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि जब तक अपने विधायक एकजुट है कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर अपने में ही फूट होगी तो ये बड़ा चुनौती रहेगी, बड़ा चैलेंजिंग रहेगा आप लोगों के लिए कि सब विधायकों को एकजुट कर पूरे 3.5 साल आराम से सरकार चलाना। संयम जी। श्वेता जी, मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं भविष्यवाणी कर दूं, राजनीति संभावनाओं का खेल है अभी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत साहब ने इसकी मुश्किल घड़ी के अंदर इन मुश्किल घड़ी के अंदर जिस रूप में राजस्थान की सरकार का संरक्षण किया है, आने वाले वक्त में भी उनके नेतृत्व के कौशल से राजस्थान की जनताओं की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा और ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और 2023 में भी वापस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत में नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लाइन में एक जवाब जरूर चाहेंगे, क्या आप लगता है कि अब बार-बार राजस्थान से दिल्ली की दौड़ नहीं होगी? गुंजाइश अभी भी बरकरार है, सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस पर विराम लग जाएगा अभी? देखिए बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दिल्ली की दौड़ होगी और आला कमान का इंटरवेंशन भी बढ़ेगा, लेकिन मैं ये बात कह दूं कि 43 इयर्स के हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत का पूरा एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का 43 इयर्स है। तो जब हमेशा बात हुई अनुभव की और एनर्जी की, तो यहाँ पे अनुभव फिर काम आया। मैं संयम जी आपकी बात पे इत्तेफाक रख के बोल रही हूँ कि अशोक गहलोत ने सब कुछ जो मैनेज किया वो उनके एक्सपीरियंस और व्यवहार की वजह से किया और आज जो आपने विधानसभा में देखा। लेकिन दिल्ली की दौड़ जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इन दोनों नेताओं को आपस में आला कमान बैठकर बिंदुवार सारी बात ना कह के इस प्रदेश की जनता के बारे में ना सुलझा के जो इनकी सोच है, जो कांग्रेस का जिस पूरा जो इनका काम है वो नहीं समझाएं कि किस लिए सत्ता में आए, तब तक दिल्ली की दौड़ भी चलती रहेगी और बीजेपी अपना ढूंढती रहेगी कि कब प्रलोभन की जो बात है, प्रलोभन तभी दिया जाता है जब दरार होती है। इन दरारों को संयम जी खत्म होगा तो आगे ये सीन नहीं होगा और केंद्र से मदद के लिए भी दिल्ली जाना पड़ेगा। तो दिल्ली की दौड़ आला कमान की जगह केंद्र सरकार के पास जाए वो बेहतर है, इसलिए आपसी ये दरारें खत्म करनी होंगी। मेरा सिर्फ आपको यही कहना था। चलिए, रामनारायण जी, संयम अरोड़ा जी, दोनों को बधाई, क्योंकि जिस तरह से एक लंबा वक्त ये गुजरा है, इसके बाद आज जीत विधानसभा में जरूर आप लोगों की हुई है। उम्मीद करते हैं कि आगे सरकार स्थिर रहे और काम हो जनता के, ये आपसी फूट वाली बात दोबारा ना आए, ये उम्मीद प्रदेश की जनता करती है। रामलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि विपक्ष के तौर पर आप भूमिका तो निभा रहे हैं, लेकिन विपक्ष से विरोध करे यही जरूरी नहीं है, लेकिन वो राज्य कह सकते हैं ऐसा राज्य सौभाग्य उस राज्य को प्राप्त होगा जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर काम करे और जनता के हित के काम होना, तो ये जरूर एक इतिहास रच सकता है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अजय गहलोत ये साबित हो गया आज एक बार फिर, भले ही विपक्ष कह रहा हो जादूगर की जादूगरी चलने वाली इस बार नहीं है। इन 32 दिनों में बहुत घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि तस्वीर हर पर बदलती नजर आई है, नंबर्स है कि नहीं है, नंबर गेम है, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये साबित कर दिया एट लास्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि जादूगर की जादूगरी चलेगी और आज चल गई है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में 3.5 साल ये सरकार स्थिर तौर पर चलेगी, क्योंकि शांत होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, सबको साथ लेकर चलना, सभी विधायकों को एकजुट रखना, नाराजगी किसी की है तो उसे दूर करना, ये बहुत बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के लिए जरूर रहने वाली है। और विपक्ष भी शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि षड्यंत्र और खरीद फरोख्त के आरोप उस पर लगे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके इतर सवाल भी किए जाएंगे और उसके लिए जवाब और जांच की बात भी कही जाएगी। चलिए, आने वाला वक्त प्रदेश में बहुत कुछ कहेगा, लेकिन एक सुखद तस्वीर जरूर है कि सब कुछ सामान्य राजनीति में प्रदेश की नजर आ रहा है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। धन बल, बाहुबल और सत्ता बल की राजनीति की हार है। अपने 75 लोगों पे भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने डिवीजन की मांग नहीं की।